Everyone, welcome to our YouTube channel and I hope everyone is safe and healthy। तो आज की इस YouTube की वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो जो फॉरेंसिक साइंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। जैसे कि हम पता है कि फॉरेंसिक साइंस का ही एक ब्रांच है, साइंस का ही एक पार्ट है जिसमें हम ओवरऑल साइंसेस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं इन टू मेंटेन दी लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर हम साइंस के प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं टू क्रैक सम केस और किसी भी चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो कोई सा भी केस हो, आप फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से अगर उसे सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप कौन कौन से थ्योरीज अप्लाई करते हैं। बेसिक फॉरेंसिक साइंस की थ्योरीज अप्लाई करने के साथ साथ भी आप साइंस की थ्योरीज भी अप्लाई करते हैं। तो बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल थ्योरीज है फॉरेंसिक साइंस की, वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ साथ भी साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को हमारा फॉरेंसिक साइंस फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि अगर इसके खुद के कोई बेसिक प्रिंसिपल्स हैं तो कोई और प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकता फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस बेसिक साइंस के रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो करने के साथ साथ फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है फॉरेंसिक साइंस के उन्हें भी फॉलो करता है, और जो इम्पॉर्टेंट है हमारे फॉरेंसिक साइंस के लिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है बट इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस के 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में सेपरेटली पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल्स। तो 7 बेसिक प्रिंसिपल हैं, 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला बेसिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो जो इंडिविजुअलिटी है वो भी एक प्रिंसिपल है फॉरेंसिक साइंस में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और वो कैसे हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस को कंट्रीब्यूशन देते हैं, फॉरेंसिक साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इंडिविजुअलिटी मीन्स क्या कि हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल है अपने आप में, है ना। एवरी ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो मैन मेड हो, अगर नेचर उसको प्रोड्यूस करता है तो भी उनमें एक अलग सी इंडिविजुअलिटी है। अगर कोई ह्यूमन उन्हें प्रोड्यूस कर रहा है तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स में उनकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी होती है। सारे ऑब्जेक्ट, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनमें एक अपनी अलग इंडिविजुअलिटी होती है, और वही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी विच इज़ नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर ऑब्जेक्ट। और वो हम डुप्लीकेट कर ही नहीं सकते। कितना भी एफर्ट लगाने के बाद भी अगर हम किसी नेचुरल या मैन मेड ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को हम डुप्लीकेट करने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली सेम हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास एक अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है। और अगर कोई दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम ओरिजिन के हैं, सेम एग्जैक्टली सारा कुछ सेम है, उसके बाद भी उनमें कुछ ना कुछ ऐसी इंडिविजुअलिटी प्रेजेंट होती है जिनकी वजह से हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जो इंडिविजुअलिटी होती है हर एक ऑब्जेक्ट में, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड, ह्यूमन मेड हो, उनमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअलिस्टिक फीचर्स हैं या ये जो फीचर्स है वो इंडिविजुअलिटी शो करते हैं। नीदर द नेचर हैज़ डुप्लीकेटेड इटसेल्फ और नॉर मैन कैन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो नेचर है वो भी डुप्लीकेट नहीं कर सकता सेम चीज़ों को एक के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ है नेचुरल कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है या फिर कोई फ्लावर है या कोई फ्रूट है, वो सेम प्रोसीजर के थ्रू सेम प्लांट भी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी होगी। नेचर भी कोई दो ऐसी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस एग्जैक्टली सेम नहीं कर सकता और ना ही ह्यूमंस कर सकते हैं। जब नेचर नहीं कर सकता तो ह्यूमंस कैसे कर सकते हैं? तो नेचर भी उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकता एग्जैक्टली सेम, डुप्लीकेट नहीं कर सकता, और ह्यूमंस भी उन्हें डुप्लीकेट नहीं कर सकते। इस पूरे वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी थिंग्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, और उनमें एक अपनी अलग से इंडिविजुअलिटी होती है जो कि एक हमारा प्रिंसिपल है फॉरेंसिक साइंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब ये जो
फंडामेंटल प्रिंसिपल है किन्होंने ये दिया था, तो इन्होंने पॉल एल जो किर्क हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे एट्रीब्यूट किया था इस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज तो इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही पता होता है कि प्रिंसिपल एक्सचेंज एडमंड लोकार्ड सर ने दिया हुआ था। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी किन्होंने प्रपोज किया था या एट्रीब्यूटेड बाय विच साइंटिस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो किन साइंटिस्ट से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्लियर है कि इस पूरे वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअलिस्टिक फीचर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमंस या नेचर चाह के भी उन्हें एग्जैक्टली डुप्लीकेट नहीं कर सकते। कितना भी एफर्ट करने के बाद भी हम किसी भी थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली डुप्लीकेट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सभी को पता होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सबसे पहले तो जो सर थे हमारे एडमंड लोकार्ड, इन्होंने ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिया था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और फॉरेंसिक साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, बहुत रिस्पेक्ट है सर एडमंड लोकार्ड की। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, और लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो अब इस प्रिंसिपल में, इस थ्योरी में है क्या? तो इस थ्योरी में है whenever two entities come in contact there is an exchange of trace mutually। तो कोई भी चीज़, कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई ह्यूमन किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है या कोई दो ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो म्यूचुअल एक्सचेंज वहाँ पे होता है उन दोनों के बीच में। तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, इसे ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाती हूँ, मैं प्लेस ए से प्लेस बी जा रही हूँ, तो प्लेस ए की सैंड या जो वहाँ की जो सॉइल है वो डिफरेंट है, बट मैं प्लेस बी जा रही हूँ तो वो जो सॉइल है मेरे शूज़ के साथ, मेरे जो भी मेरे फुटवेयर है उसमें अगर लग के भी प्लेस बी में जाती है और वहाँ पे वो सॉइल रह जाती है, वहाँ पे वो सैंड सॉइल जो भी है वो रह जाती है, तो ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। तो ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट जब भी कांटेक्ट में आएंगे, बट कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो ह्यूमंस, एनिमल्स कभी भी कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी सिचुएशन में कांटेक्ट में आते हैं, तो चाहे वो हम नोटिस कर सके वो ट्रेसेस के एक्सचेंज या फिर हम वो नोटिस ना कर सके, बट एक म्यूचुअल एक्सचेंज हमेशा होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉरेंसिक साइंस में, और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस जो कि ट्रेस एलिमेंट्स की वजह से, ट्रेस एविडेंसेस की वजह से सॉल्व किए गए हैं, और वहाँ पे यही जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है जहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज हो रही है। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी दो पर्सन हैं, कांटेक्ट में आते हैं तो ट्रेसेस का एक्सचेंज होना ही है। अगर कांटेक्ट में नहीं आते तो ट्रेसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बट अगर वहाँ पे एक्सचेंज हुआ है इट मीन्स वहाँ पे कांटेक्ट है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा कह रहा है कि मैं इस केस से रिलेटेड नहीं हूँ, बट उसके शू प्रिंट वहाँ पे प्रेजेंट है या फिर उसके शूज़ में जो भी सॉइल प्रेजेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, इट मीन्स वहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है और उस पर्टिकुलर पर्सन का कोई ना कोई कॉन्टैक्ट उस क्राइम सीन या जो भी एरिया है, सीन है, वहाँ से रिलेटेड ज़रूर है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। अब ये क्या है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज? तो प्रोग्रेसिव चेंज मीन्स टाइम के साथ साथ चीज़ों में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सैम्पल है या जो भी एविडेंसेस है, उनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है टाइम के साथ। तो धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल ओरिजिन की हो, चाहे वो बायोलॉजिकल ओरिजिन की ना हो, बट विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी ऑब्जेक्ट है उनमें डिफरेंसेस आते हैं, वो चीज़ें बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, और जो पहले जैसा सिचुएशन होता है वो वैसा नहीं रह जाता। इस वजह से ही जब भी कोई
क्राइम सीन होता है तो सबकी कोशिश ये होती है कि वो जल्दी से जल्दी जाके क्राइम सीन को अप्रोच कर सके और जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं उन्हें कलेक्ट कर सके, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो एविडेंसेस अच्छे पहले मिले वो बाद में मिल सकें। तो ये है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। एवरीथिंग चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। येस, सारी की सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती चली जाती हैं। तो गिवन टाइम में जितनी जल्दी हो सके आपको क्राइम सीन प्रोसेस करना है, आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। और क्राइम सीन्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉन लिविंग एविडेंसेस से मिले, बायोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिल सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो टाइम के साथ डिग्रेड होते हैं, टाइम के साथ आपको रॉन्ग रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आरुषि मर्डर केस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी तक कोई भी सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से अभी भी वो केस अनसॉल्व ही कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम के साथ साथ एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं किया गया, टाइम के साथ साथ क्राइम सीन को अप्रोच नहीं किया गया, और टाइम के साथ जो चेंजेस हुए वो गैप इतना बढ़ गया कि कोई भी सही से एविडेंस कलेक्ट नहीं किया गया और वो क्राइम जो केस है अभी तक सॉल्व नहीं किया गया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। अगर हमें एनालाइज करना है चीज़ों को, अगर हमें प्रोसेस करना है क्राइम सीन को, तो जितना जल्दी हो सके वो किया जाना चाहिए, या गिवन टाइम में। अगर हमें पता है कि हाँ ठीक है 10 मिनट्स 20 मिनट्स 1 आवर 2 आवर अगर हम मार्जिन रख सकते हैं तो इट्स ओके। बट लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज ये कहता है कि समय के साथ चीज़ों में बदलाव होता चला जाता है, चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो ये थर्ड लॉ है, नथिंग इज़ परमानेंट एंड इम्यूटेबल और इनवेरिएबल, द चेंज वेरी विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उसके ऊपर ये वैरी करता है। तो वही मैंने जैसे कहा कि कुछ बायोलॉजिकल एविडेंस हैं जिन्हें कलेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम की पीरियड में कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट थिंग्स के ऊपर कि उन्हें कितना टाइम चाहिए और कितने टाइम में वो चेंज हो जाएंगे, या उनकी क्वालिटी घट जाएगी, या डिग्रेड हो जाएंगे, या प्रोसेस करने के लायक या एनालाइज करने के लायक नहीं बचेंगे। तो थर्ड लॉ इसी से रिलेटेड है, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। फोर्थ लॉ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन क्या कहता है? ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड मीन्स अगर मैं आपको बुलेट्स देती हूँ और उसके साथ कंपेयर करने के लिए अगर मैं आपको सॉइल देती हूँ तो क्या आप कंपेयर कर पाएंगे? नहीं ना। तो यही वह प्रिंसिपल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन है वो एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन हो सकता है। अगर मैंने आपको बुलेट्स दी हैं तो आपको बुलेट्स के साथ कंपेयर करना है। अगर मैंने आपको कार्ट्रिज केसेस दिए हैं तो आपको कार्ट्रिज केसेस के साथ कंपेयर करना है। अगर मैंने आपको सॉइल दिया है तो आपको सॉइल के साथ कंपेयर करना है। एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन हो सकता है। जो एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए जो सेम ऑब्जेक्ट है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप कंट्रोल सैंपल ले सकें और आप जिसे एनालाइज कर रहे हैं उसे ले सकें। तो एक जैसी चीज़ों का ही कंपैरिजन किया जा सकता है। ये फोर्थ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। It focuses on the samples and specimens for comparison with questioned items। तो ये क्या फोकस करता है? सैम्पल्स, स्पेसिमेंस जो कि आपको कंपेयर करने हैं, क्वेश्चनड आइटम्स, जो भी क्वेश्चन आइटम्स है या आपके एविडेंसेस हैं, सैम्पल्स हैं, स्पेसिमेंस हैं, इन सारी चीज़ों को आप उनके ही सिमिलर चीज़ों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर बुलेट्स हैं तो आपको बुलेट्स से ही कंपेरिजन करना होगा। बुलेट्स का कंपैरिजन आप हेयर एविडेंस से या ब्लड एविडेंस से नहीं कर सकते। तो वही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि ओनली लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। दिस इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ। तो फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस किस पे फोकस करता है? इन प्रॉपर सैम्पलिंग और कंटामिनेशन मेक्स बेस्ट एनालिसिस यूजलेस। अगर आपको किसी भी सैम्पल या कोई एविडेंस का एनालिसिस करना है तो अगर आप उन्हें अच्छे से सैम्पलिंग प्रोसीजर्स फॉलो करके सैम्पल नहीं करते हैं, आप उन्हें प्रिजर्व नहीं करते हैं, आप उन्हें अच्छे से कलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं उस सैम्पल को और
उस सैम्पल का एनालिसिस सही रिजल्ट देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटामिनेशन हो जाता है, आपकी प्रॉपर सैम्पलिंग अच्छे से नहीं होती है, तो जो आप एनालाइज कर रहे हैं वो यूज़लेस हो जाएगा, उस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से चीज़ों को सैम्पलिंग अच्छे से सैम्पल नहीं किया है, कंटामिनेशन हो गई है, तो उस जो एविडेंस है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल सैम्पल हो, उनका कोई मतलब नहीं है, उनको एनालाइज करना यूज़लेस हो जाता है। इट फोकसेस ऑन दी करेक्ट सैम्पलिंग प्रोसेस एंड पैकिंग ऑफ दी सैम्पल्स। तो आपको जो सैम्पलिंग प्रोसेस है, जो पहले से प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए सैम्पल को पैक करना है, सैम्पल्स को कलेक्ट करना है और प्रिजर्व भी करना है, ताकि आप जो एनालिसिस है अच्छे से कर सके और उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। इम्प्रॉपर पैकेजिंग, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग से हमेशा यूज़लेस रिजल्ट ही आपको मिलेगा आफ्टर एनालिसिस। तो ये जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो फोकस करता है अच्छे से सैम्पलिंग पे, जो सैम्पल है उसका एनालिसिस अच्छे से हो सके। इस वजह से आपको कंटामिनेशन से अपने सैम्पल को बचाना है, आपको अपने प्रॉपर सैम्पलिंग करनी है, अच्छे से पैक करना है सैम्पल को। ओके, सिक्स्थ जो लॉ है वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। All the identification, definite and indefinite, are made consciously or unconsciously on the basis of probability। तो जो probability है वो forensic science में बहुत important role play करती है। For example, कोई crime scene है और आप उस crime scene पे पहुँचते हैं उसे process करने के लिए, investigate करने के लिए। तो जैसे ही आप crime scene में पहुँचेंगे, आप crime scene को observe करके आप एक hypothetical situation create करेंगे कि हाँ ऐसा यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ ऐसा हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है कि ऐसे सिचुएशन में ये क्राइम हो सकता है, या ऐसा कुछ हुआ होगा, या ऐसा ऐसा आपको सिचुएशन देख के लग रहा है कि ये मर्डर का क्राइम सीन है, या यहाँ पे थेफ्ट हुई है, या जो भी चीज़ आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख के हो रहे हैं क्राइम सीन। तो ये सारा कुछ एक प्रोबेबिलिटी पे, चाहे वो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं या अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस में प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। और सिक्स्थ जो लॉ है फॉरेंसिक साइंस का वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इनिशियली आप सारी चीज़ों को प्रोसेस एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं, एक हाइपोथेटिकल जो आप सिचुएशन क्रिएट करते हैं सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उसके ऊपर आप अपना जो भी क्राइम सीन का प्रोसेस है वो करते हैं, या वहाँ पे जो भी सिचुएशन रही होगी उसको आप बिल्ड करते हैं हाइपोथेटिकली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। सेवेंथ लॉ है लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। तो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स मीन्स जो भी आपके क्राइम सीन में प्रेजेंट है उन्हें आप देखकर जो भी आप रिज़ल्ट लाते हैं, या जो भी आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एंड सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स के बेस पे होता है। बिकॉज फैक्ट्स डू नॉट लाई, मैन डू। तो जो फैक्ट्स हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आपको क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट मिली है एंड वो फिंगरप्रिंट फॉर एग्जांपल पर्सन ए की है, एंड पर्सन ए झूठ कह रहा है कि मेरा इस प्लेस से कोई रिलेशन नहीं है, मैंने इसे विजिट ही नहीं किया जब क्राइम सीन हुआ है, बट वहाँ उसका फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है। इट मीन्स जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, उन फैक्ट्स से ये प्रूव हो रहा है कि पर्सन ए वहाँ पे प्रेजेंट था, उसके प्रेजेंस का आपको सबूत मिला है, दैट फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट झूठ नहीं बोलेंगे, बट वो पर्सन झूठ बोल सकता है। हमेशा जो एविडेंसेस हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, वे हमेशा जो उनका स्टोरी है वो हमेशा डिपिक्ट वही करते हैं। बट ह्यूमंस झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स बेस्ड है एविडेंसेस पे, और वो स्टोरी जो बताते हैं उसके बेसिस पे। कोई भी एविडेंस फॉर एग्जांपल फुटप्रिंट है, फिंगरप्रिंट है, ये सारी के सारे जो एविडेंसेस है वो अपने आप में एक स्टोरी एक्सप्रेस करते हैं, और ये रियलिटी पे बेस्ड होता है, ये रियल होता है। ह्यूमंस चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं, बट जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वे हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं। और ये सेवेंथ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। तो ये बेसिक 7 प्रिंसिपल्स थे फॉरेंसिक साइंस के, जो कि फॉरेंसिक साइंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर
एक सिचुएशन में आप फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से कोई क्राइम सीन प्रोसेस कर रहे हैं या कोई भी केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए। ये प्रिंसिपल आपकी हेल्प करते हैं और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस में। तो ये बेसिक 7 प्रिंसिपल्स थे फॉरेंसिक साइंस के, जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो आप डिफरेंट एग्जांपल्स इन प्रिंसिपल्स के साथ ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। आप अपने एग्जांपल्स खुद से बना भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पे लिखा हुआ है तो उन्हें ही एग्जांपल्स करें। ये प्रिंसिपल इतने बेसिक्स हैं कि आप अपने एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। And thank you so much for watching this. Have a great day ahead. Bye.